हेलो फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग में ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। ऊप्स का पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो चूंकि जावा जो है ये एक 100% ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले जाना जाए कि ये ऊप्स होता क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, चूंकि आगे की जो प्रोग्रामिंग होनी है वो पूरी की पूरी अब आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे कराई जाएगी। अभी तक जो हम लोगों ने पिछले 7 वीडियो देखे उसमें तो केवल जावा का एक कोर आपको बताया गया था, उन बातों को थोड़ा जल्दी से अवगत कराया गया था जिन्हें जानना आगे के प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी था। जैसे लूपिंग क्या होता है, हमारा इफ स्टेटमेंट हो गया, स्विच हो गया, उसके डेटा टाइप हो गए, वेरिएबल्स हो गए। तो ये चीज़ें आगे यूज होंगी, ऐसा कि नहीं होंगी। पर अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि जावा कह सकते हैं कि अब एक्चुअल आप पढ़ने जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है क्या। तो देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो इंटिटी जो आपको अपने चारों तरफ इर्द गिर्द दिखाई पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप चेयर पे बैठे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। पेन से लिखते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। टेबल हो गया, कंप्यूटर हो गया, बुक हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, एम्प्लाई हो गया, लाइब्रेरी हो गया, स्कूल हो गया, स्टूडेंट्स हो गए। तो जो भी रियल वर्ल्ड में आपको इंटिटी दिखते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऊप्स में क्या होता है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं वो इन्हीं ऑब्जेक्ट के ऊपर केंद्रित होकर करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो ऊप्स होगा ये बताता है कि आप जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो यूज करेंगे उसमें किस चीज को, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मतलब रियल वर्ल्ड के एंटिटी को। हमारा जो मेन लक्ष्य होता है ऊप्स का कि हम लोग अपने डेटा और अपने फंक्शंस को एक साथ बाइंड कर देते हैं, माने मिला देते हैं, और उसके माध्यम से हम किसी पर्टिकुलर चीज को ऑपरेट करते हैं, तो उसे हम लोग ऊप्स बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं, हम लोग सी लैंग्वेज में काम करते थे तो हम लोग पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद उनमें जो हमें ऑपरेशंस कराना है उन ऑपरेशंस के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते थे। तो हमारा जो डेटा यानी वेरिएबल्स था वो अलग था, और जो उस पर क्रिया होना है अगर उसे फंक्शंस के रूप में भी आपने लिखा तो वो अलग हुआ था। पर यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड कर लेते हैं, एक क्लास के रूप में उसे हम बना लेते हैं, तो उसे ही हम लोग ऊप्स बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द मेन एम ऑफ ऊप is to bind together the data and the functions that operates on them so that no other part of the code can access this data except that functions। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहले वाले लाइन में ये लिखा गया है कि ऊप का जो मुख्य लक्ष्य होता है डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड कर देना, और बाइंड करने का बेनिफिट्स ये होता है कि जो डेटा है उन्हें केवल फंक्शन जो उसके साथ बाइंड हुआ है वही ही उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा, बाकी कोई आउटसाइडर आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। हालांकि इस क्रिया को डेटा हाइडिंग बोलते हैं जो हम लोग आगे सीखेंगे। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। Object oriented programming refers to a type of programming in which programmers define the data type of a data structure। यानी जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इनमें जो प्रोग्रामर यानी हम आप जो होंगे ये डिफाइन करते हैं एक डेटा टाइप, किसका, डेटा स्ट्रक्चर का, एंड द टाइप ऑफ ऑपरेशन माने उन पे कौन सा क्रिया होना है, दैट कैन बी अप्लाइड टू द डेटा स्ट्रक्चर, और वो फिर उस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई होता है।
तो ओवरऑल अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर केंद्रित होकर कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसे ऊप्स बोलते हैं। ऊप्स का मुख्य लक्ष्य होता है कि हमारे डेटा, हमारे फंक्शन को एक साथ बाइंड कर दिया जाए, जिससे डेटा को वही ही फंक्शन यूज करेंगे जो उसके साथ बाइंड है, आउटसाइडर उसको यूज ना कर पाए। ये इसका हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। अब बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फायदा क्या होता है। फायदा यही है कि आपका जो सॉफ्टवेयर इससे बनेगा, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि जब आप अपने सॉफ्टवेयर को बना रहे होंगे तो वहाँ जो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी वो काफ़ी बेहतर होगी। सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना काफ़ी बढ़िया रहेगा और ये अधिक तेज़ी से आपका डेवलपमेंट का काम कराएगा, डेवलपमेंट का कास्ट कम आएगा और आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। ये हमारे ऊप्स प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स होते हैं। अब अगर आप ऊप्स प्रोग्रामिंग में काम करने जा रहे हैं तो ये ऊप्स के आपके कॉन्सेप्ट हैं। इन्हीं चीज़ों को ही हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा, क्लास आएगा, मेथड आएगा, इनहेरिटेंस आएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म आएंगे, एब्स्ट्रैक्शन आएगा, इनकैप्सुलेशन आएगा, माने ये प्रॉपर्टी होते हैं हमारे ऊप्स में। तो जिन लैंग्वेजेस में हमें इन सारी बातों की प्रोग्रामिंग की सुविधा मिलती है वो आ जाता है ऊप्स के कैटेगरी में, और ये सारा आपको C++ में मिलेगा, इसलिए C++ ऊप्स है। हमारे पाइथन में भी मिलता है और भी बहुत सारी भाषाएं हैं उनमें आते हैं। तो ये आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं। तो पहले हम लोग इनके बारे में ओरली चर्चा करेंगे और फिर आगे हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो इन्हीं ही सारे बातों को हमें प्रोग्रामिंग के मैनर में सीखना होगा। तो पहले बात कर लेते हैं एक ग्राफ के जरिए जो मैंने पीछे दिखाया था कि उसका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपके क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है। ये हमारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं। चलिए पहले चर्चा करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पहले ही स्लाइड में, कि जो आपके रियल वर्ल्ड के एंटिटी होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर, यानी ऐसा एंटिटी जिसके पास क्या होना चाहिए, स्टेट एंड बिहेवियर, उन्हें हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण के रूप में चेयर हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, कीबोर्ड हो गया, बाइक हो गया। अब ये चाहे फिजिकली हो सकता है या लॉजिकली भी हो सकता है। तो कोई भी एंटिटी जिसके पास स्टेट हो, बिहेवियर हो, उन्हें हम लोग ट्रीट करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिक यूनिट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और ये रियल लाइफ के किसी भी एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं, समायोजित उसमें होते हैं, निहित होते हैं, ये तीन बातें, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। तो स्टेट का मतलब ये हो गया कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो स्टेट होगा ये प्रस्तुत किया जाएगा आपके ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट का। तो इसे एक फिगर में देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कोई डॉग है, तो हमारा जो डॉग है अगर उसके स्टेट की बात की जाए, माने एट्रीब्यूट्स की बात की जाए, तो उसका प्रजाति हो सकता है, उसका एज हो सकता है, उसका कलर हो सकता है। तो ये हमारे डॉग का क्या हो गया, स्टेट हो गया। अगर हम चेयर की बात करें तो चेयर में भी बनावटें अलग अलग आती हैं। कोई चेयर जो होते हैं वो सिंपल बैठने के लिए होते हैं, कोई राइटिंग चेयर होता है, चेयर का कलर हो गया। तो ये जो बातें हो गई वो आपके चेयर के स्टेट या एट्रीब्यूट्स हो गए। और बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो बिहेव किस रूप में कर रहा है, इट रिप्रेजेंट बाय मेथड। तो कहने का मतलब जब कोई आप क्लास बनाते हैं तो उस क्लास में जो आप वेरिएबल्स लेते हैं, डेटा लेते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स।
और उन एट्रीब्यूट्स यानी डेटा के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी करने के लिए जो आप मेथड बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं बिहेवियर। जैसे उदाहरण के रूप में कोई बुक हो गया, तो बुक के लिए आपने बुक कोड रखा, बुक का नाम रखा, बुक का राइटर रखा, ये उसका हो गया एट्रीब्यूट्स यानी स्टेट हो गए। अब बिहेवियर में बुक को राम इशू करके ले आ रहे हैं, महेश बुक को डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये उसकी फंक्शनैलिटी हो गई, तो वो उसका बिहेवियर हो गया। तो हमारा जो बिहेवियर है, जैसे डॉग की बात चल रही थी, तो उसका स्टेट हो गया प्रजाति, किस नस्ल का है वो, उसका एज, उसका कलर। और अगर उसके बिहेवियर की बात की जाए तो भाई अलग अलग जो कुत्ते होते हैं उनके अलग अलग पसंदीदा भोजन होते हैं, उनको सोने के तरीका अलग होता है, उनके भौंकने का तरीका अलग होता है, तो ये उसके हो गए बिहेवियर। और तीसरी जो बात होती है वो हमारी होती है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब आपके डॉग का नाम, जैसे आपके चेयर का नाम, आपके पेन का नाम, आपके बुक का नाम। जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, तो अगर कोई एक किताब है तो उस किताब का पहले क्या होगा, कोई नाम होगा। अब उसके एट्रीब्यूट में किताब किस पब्लिकेशन का है, किताब किस राइटर का है, किताब किस सब्जेक्ट का है, ये हो गया आपका उसका एट्रीब्यूट। और किताब के ऊपर जो फंक्शनैलिटी होगी, कोई उसको इशू करके ले आएगा, उसको डिपॉजिट करेगा, या बुक डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, बुक लॉस हो गया, तो वो उसका बिहेवियर हो जाता है। तो ये जो तीन बातें होती हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ऑब्जेक्ट जो होगा ये एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब अगर हम लोग क्लास की बात करें, तो अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उस ऑब्जेक्ट का निर्माण करने के लिए हम लोग जिस कीवर्ड का सहारा लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्लास। जैसे अभी आपने पीछे के कुछ प्रोग्राम जावा के देखे थे, तो सारा प्रोग्राम हम लोग जो बना रहे थे वो एक क्लास के अंतर्गत ही बना रहे थे। तो क्लास का हम लोग एक नाम दे रहे थे, जैसे क्लास हमने नाम दे दिया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्लास जो है ये एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप है, जिसके मदद से हम लोग तैयार करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ये रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे प्रॉपर्टीज और मेथड को। माने कोई क्लास बनाएंगे तो उसमें हम लोग डेटा रखेंगे और मेथड रखेंगे। डेटा का मतलब उसकी प्रॉपर्टी, उसकी एट्रीब्यूट माने वेरिएबल्स हो गए। मेथड्स का मतलब उसके लिए जो फंक्शंस आप बनाते हैं, क्लास के अंदर जो फंक्शंस बनते हैं उन्हें हम लोग फंक्शन ना बोल के मेथड बोलते हैं। तो क्लास जो होता है ये दो चीजों को मिला के बाइंड किया आता है, एक डेटा माने वेरिएबल्स और एक फंक्शंस यानी जिसे हम बोलेंगे मेथड्स। और ये रिप्रेजेंट होगा प्रॉपर्टी और मेथड दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट, जो सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। और अगर देखा जाए तो किसी क्लास को बनाने के लिए इन इन बातों का होना जरूरी है। जैसे सबसे पहले होता है मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब होता है कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इसे आगे हम लोग जानेंगे। फिर क्लास का नाम होता है सुपर क्लास। सुपर क्लास का मतलब अगर ये क्लास इस क्लास का कोई सुपर क्लास है, माने अगर इनहेरिटेंस की बात आगे हम लोग करेंगे तो उसकी बात होगी मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा नहीं सपोर्ट करता है, यहाँ इंटरफेसेस आते हैं, अगर कोई है तो उसे भी लिखा जाएगा। अन्यथा हम लोग क्लास का नाम और उसका जो ब्लॉक है उसे हम लोग यहाँ लिखने का काम करते हैं। मेथड फंक्शंस को बोलाता है। और आप जब कोई क्लास बनाते हैं, आप जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऑपरेशंस, उसके फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप मेथड बनाएंगे। मेथड को हम लोग पीछे सी वगैरह लैंग्वेज में फंक्शंस के नाम से जानते थे, मगर यहाँ फंक्शन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, शर्त है कि यह हमारे क्लास का ही पार्ट होगा। तो जो मेथड होंगे ये कलेक्शंस ऑफ स्टेटमेंट्स यानी बहुत सारे स्टेटमेंट को एकत्र करके होंगे, और इन्हें किसी एक पर्टिकुलर काम को हल करने के लिए बनाया जाएगा। और ये हमें जो इसे कॉल करेगा उसको ये रिजल्ट रिटर्न कर देगा। और जो मेथड होता है इसका कुछ स्पेसिफिक काम होता है, ये भी हो सकता है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न ना करे। और मेथड अनुमति देता है कि एक बार अगर आपने बना लिया है तो बार बार आपको उसे टाइप नहीं करना है, आप उसे जब चाहें रीयूज कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम सेव होता है। तो जो फंक्शंस के नाम से हमारे सी लैंग्वेज में था, मगर वो इंडिपेंडेंट होता था, यहाँ पर क्लास के अंदर हम लोग डेटा और
फंक्शन को बाइंड करते हैं, तो यहाँ जब क्लास के अंदर फंक्शन हम लोग बनाते हैं तो उसे हम लोग फंक्शन ना बोल के मेथड बोलते हैं। इनहेरिटेंस बहुत ही ज्यादा उम्दा और महत्वपूर्ण पार्ट होगा, हिस्सा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का। तो इनहेरिटेंस एक ऐसा तरीका है, मैकेनिज्म है हमारे जावा में जो जिसमें हम किसी एक क्लास को इनहेरिट कर देते हैं किसी दूसरे क्लास से। तो इससे फायदा ये होता है कि जिस क्लास को दूसरे क्लास से इनहेरिट किया उस क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को, माने फील्ड्स, माने वेरिएबल्स और मेथड्स को हम उस अनदर क्लास में रीयूज कर सकते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता इसकी हिंदी भी होती है। तो सपोज करिए आपने कोई क्लास बनाया, उस क्लास में आपने बहुत सारे डेटा लिए माने वेरिएबल्स, आपने बहुत सारे मेथड्स बनाए माने फंक्शंस। अब आप कोई दूसरा क्लास बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि उस दूसरे क्लास में उस पहले वाले क्लास का पूरा सेम काम कराना है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग इसे इनहेरिट कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ा होगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, तो इनमें बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो सबके अंदर कॉमन होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, फॉर्मेटिंग का टूल हो गया, या ऐसे बहुत सारे कमांड हैं जो तीनों में कॉमन है। तो ऐसा नहीं कि उनके लिए 3 बार प्रोग्रामिंग की गई होगी, एक बार उसकी प्रोग्रामिंग की गई और जब वो दूसरे ऐप में जरूरत पड़ा तो उसको वहां पर इनहेरिटेंस कर लिया गया, ना कि उसकी प्रोग्रामिंग दोबारा बैठ के की गई। तो जब आप किसी एक क्लास को दूसरे क्लास से लिंक कर लेते हैं, इससे उस पहले क्लास की प्रॉपर्टी को आप दूसरे में यूज कर पाए, इस क्रिया को इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास होता है। सुपर क्लास का मतलब जिस क्लास के पावर को हम दूसरे वाले क्लास से इनहेरिट करते हैं, और जो दूसरा वाला होता है वो सब क्लास हो आता है, और इससे रीयूजेबिलिटी बढ़ती है कि हमें बार बार कोई कोडिंग नहीं लिखनी होती है। अगला जो थिंग है हमारे उप्स का वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो होगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का। तो इसका मतलब ये होता है कि इफ वन टास्क इज परफॉर्म इन डिफरेंट वे, यानी कि कोई एक कार्य है और वो कार्य अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को ले लीजिए और बहुत सारे पशु होते हैं, बहुत सारे पक्षियां होती हैं, तो सबके बोलने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, स्पीक करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, और बोल सारे लोग रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है हमारे पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम लोग जावा में जिस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं उसे हम लोग ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग बोलते हैं। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के जरिए हम लोग अचीव करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, जो हम लोग आगे प्रोग्रामिंग के जरिए देखेंगे कि इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है किसी भी ओप्स लैंग्वेज के लिए। एब्स्ट्रैक्शन भी हम लोग ओप्स के अंतर्गत करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हो गया, जैसे उदाहरण के रूप में सपोज करिए कि कोई मोबाइल है, तो मोबाइल हम आप यूज करते हैं तो हमें ये नहीं दिखता है कि मोबाइल बना कैसे, उसका इंटीरियर क्या है, उसमें अंदर पार्ट्स क्या लगे हैं, वो पार्ट्स कैसे काम कर रहे हैं। हम खाली मोबाइल को यूज कर रहे हैं, हम लैपटॉप को यूज कर रहे हैं, मगर हमें लैपटॉप का इंटरनल व्यू नहीं होता है। ऐसे अगर आप कार यूज कर रहे हैं तो आप कार के स्टीयरिंग को यूज कर रहे हैं, आप गियर को यूज कर रहे हैं, पर कार का जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है वो ना आपको दिखता है, ना हमें उससे कोई सरोकार होता है, मतलब होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम इंटरनल डिटेल को हाइड कर देते हैं और केवल उन फंक्शनैलिटीज को हम लोग शो कराते हैं जिसे यूजर देखे और यूज करे। तो इस क्रिया को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब वही हुआ जो आज भी पीछे स्लाइड में क्लास के बारे में मैंने बताया था, क्लास में मैंने बताया था, या ऊप्स का जब हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो उसमें एक लाइन आया था कि ऊप्स का जो मुख्य मकसद है डेटा और मेथड को एक साथ बाइंड कर देना, तो उसी क्रिया को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये हुआ कि कोई डेटा है, कोई मेथड है, उसे एक सिंगल यूनिट में आप पैक कर दीजिए,
तो वो आपका इनकैप्सुलेशन कहलाता है। जैसे आपने कोई क्लास बनाया, मान लेते हैं वो क्लास है बुक के नाम का, तो उस बुक वाले क्लास में आपने बहुत सारे वेरिएबल्स माने डेटा लिए। अब उन वेरिएबल्स के ऊपर बहुत सारे अलग अलग फंक्शनैलिटी को करने के लिए अलग अलग आपने मेथड बनाया, तो वो जो पूरा क्लास बना बुक का नाम से, वो एक इनकैप्सुलेशन का फॉर्म ले लिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक मेडिसिन का कैप्सूल आता है। तो आपको जो कैप्सूल दिखता है वो एक सिंगल यूनिट में दिखता है, मगर उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन मिक्स हो सकते हैं और आपको उन अंदर वाले मेडिसिन से कोई सरोकार नहीं होता है, आपको एक सिंगल यूनिट के रूप में कैप्सूल दिखता है। तो इस क्रिया को हम लोग इन कैप्सुलेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था इसमें मैंने ऊप्स का केवल कॉन्सेप्ट बताया है, मैंने कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बातों की चर्चा नहीं की है। अब हम लोग अगला जो वीडियो देखेंगे, उन वीडियो में जो हम लोगों ने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है, इसका हम लोग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे क्लास ऑब्जेक्ट क्लास के जरिए बनेगा, इनहेरिटेंस कैसे यूज होगा, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज होगा, एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज करेंगे। तो वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियो से देखने को मिलेगा। तो मैं अपना वीडियो आज का यहाँ समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जैसा कि आज रक्षाबंधन है, तो सभी लोगों को मेरे तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।